हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इन वन शॉट में थोड़े से टाइम में ये पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे ताकि आपका ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो सके और आप बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाए। और इसके बाद इसके PYQs इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आने वाले हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो फर्स्ट थिंग जो हम पढ़ेंगे वो है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, और जो नया सब्सटेंस बनेगा ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी उन दो सब्सटेंसेस से अलग होंगी। फॉर एग्जाम्पल, ए एक सब्सटेंस है और दूसरा सब्सटेंस है बी। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, दैट इज सी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है और नया सब्सटेंस बन रहा है सी। तो ये जो सी सब्सटेंस होगा, इसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी ए से और बी से। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो 5 चीज़ें हैं जिनसे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। फर्स्ट है चेंज इन स्टेट। जब चेंज हो जाए स्टेट, फॉर एग्जाम्पल पहले था गैस और अब हो गया लिक्विड, स्टेट चेंज हो गया, तो इससे हमें पता चल गया कि भाई केमिकल रिएक्शन हुआ है। सेकेंड थिंग, चेंज इन कलर। कलर चेंज हो जाए, पहले था ब्लू एंड अब चेंज हो गया उस सॉल्यूशन का कलर ग्रीन, तो वी कैन से केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। थर्ड इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब कोई गैस इवॉल्व हो या कोई गैस प्रोड्यूस हो, तभी भी केमिकल रिएक्शन होता है। चेंज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर में चेंज आए, जब हमने कोई केमिकल रिएक्शन करवाया और वो टेस्ट ट्यूब नॉर्मल टेम्परेचर पे थी, लेकिन होने के बाद वो टेस्ट ट्यूब जो है वो थोड़ी सी गर्म हो गई, वो थोड़ी हॉट हो गई। ठीक है, तो वी कैन से टेम्परेचर में चेंज आया है, तो इससे भी हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। एंड द लास्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जब कुछ प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट होता है कुछ सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होता है केमिकल रिएक्शन के बाद, तो हम भी कह सकते हैं कि यहाँ पर भी भाई केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब हम इन सभी चीज़ों को, इन 5 चीज़ों को अब डिटेल में समझेंगे विद एग्जाम्पल। तो सबसे पहले है चेंज इन स्टेट। सबसे पहले चेंज इन स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझेंगे। 2 गैसेज हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों गैस हैं। अब इन दोनों के बीच में हमने करवाया रिएक्शन और दोनों को हमने फिक्स प्रोपोर्शन में डाला, मतलब जितना हमने हाइड्रोजन लिया उतना ही हमने ऑक्सीजन लिया और इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवाया। ठीक है, और इससे हमारा बना वाटर, यानी कि H2O बना, जो कि एक लिक्विड है। किसके बीच में रिएक्शन हुआ था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। वो दोनों क्या थे? गैसेस थी। फॉर्म क्या हुआ है? लिक्विड। चेंज आया गैस से लिक्विड में, स्टेट चेंज हो गया, गैस थी पहले अब लिक्विड हो गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि भाई स्टेट चेंज हो रहा है और केमिकल रिएक्शन हुआ है। प्रूफ नंबर 1 कंप्लीटेड। एग्जाम्पल भी देख लिया हमने। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जब कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड है और वो लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। पोटेशियम आयोडाइड लिया हमने और उसे लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाया। जब हमने रिएक्ट करवाया ना, तो उससे हमें लेड आयोडाइड मिला और क्या मिला? येलो प्रेसिपिटेट। येलो प्रेसिपिटेट बना, तो हमें पता चला कि भाई यहाँ पे कुछ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। सेकेंड थिंग देख ली हमने अच्छे से। थर्ड पॉइंट, एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब कोई गैस इवॉल्व होती है या कोई गैस प्रोड्यूस होती है, फॉर एग्जाम्पल जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हमने जिंक के बीच में और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिए, इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवाया और एक गैस इवॉल्व हुई जिसका नाम है हाइड्रोजन। गैस प्रोड्यूस हुई, गैस इवॉल्व हुई, दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो ये सारे एग्जाम्पल यू शुड लर्न देम, ताकि आप एग्जामिनेशन में वहाँ पर एग्जाम्पल डाल सको। ठीक है,
फोर्थ पॉइंट इज चेंज इन टेम्परेचर। हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड और उसे रिएक्ट कराया वाटर के साथ। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ बहुत विगरसली यानी कि बहुत तेज़ी से रिएक्ट करेगा और उससे क्या फॉर्म होगा, स्लेग लाइम, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है, और उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट भी रिलीज होगी। हीट रिलीज होगी तो क्या है इसका मतलब कि टेम्परेचर में चेंज आया है। सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हीट, यानी कि हीट रिलीज हुई है। सो वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। एंड द लास्ट पॉइंट इज चेंज इन कलर। जब कलर चेंज होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट हुआ है, इन दोनों के अंदर रिएक्शन हुआ है और उससे जो आउटपुट आया है, फिर जो प्रोडक्ट आया है, उसका कलर चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल जब हम रिएक्शन करवा रहे थे तो सॉल्यूशन का कलर था ब्लू, और जब रिएक्शन हो गया तो उसका कलर हुआ ग्रीन रिएक्शन के बाद। तो चेंज आ गया ना कलर में। तो इससे क्या प्रूव होता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। सो आई होप आपको ये पांचों पॉइंट्स जो है वो अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होंगे। अभी भी कोई डाउट है ना तो जल्दी से पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, फिर आगे की वीडियो देखना। नाउ अब हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन आपको क्लियर होगा और 5 पॉइंट जिससे प्रूफ होता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है वो भी आपको क्लियर होंगे। A chemical equation is the symbolic representation of chemical reaction in the form of symbols and formula. Chemical equation क्या होता है? जब हम chemical reaction को symbols और formula की तरह represent करें तो उसे chemical equation कहा जाता है। chemical reaction जो करा था उसे ही हमने symbols और formula की मदद से represent कर दिया। For example, magnesium plus oxygen is equal to magnesium oxide. ये रिएक्शन हम वर्ड्स में लिख सकते थे, कितना बड़ा हो जाता, कितना लेंथी होगा। तो साइंस में हमने क्या करा, इसको हमने पहले लिख दिया मैग्नीशियम, फिर प्लस का सिंबल लगा दिया ऑक्सीजन, फिर ये एरो डाल दी और ऐसे लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म हो गई है ना। तो इसी को हम बोल देंगे ये केमिकल इक्वेशन है। तो बेसिकली नेक्स्ट इज रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होता है और प्रोडक्ट्स क्या होता है। जिन चीज़ों के बीच में रिएक्शन हम करवाते हैं ना उन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन करवाया है तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स। जिन सब्सटेंसेस के बीच में रिएक्शन होता है दोज आर टर्म्ड एज रिएक्टेंट्स, और जो नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है केमिकल रिएक्शन के बाद उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, जिन चीज़ों के बीच में रिएक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, और जो नया चीज़ बनेगा, नई चीज़ बनेगी उसे क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है, एक केमिकल रिएक्शन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। हमें समझ आ गया ये पॉइंट। तो Mg और O जो है वो रिएक्टेंट्स थे। Mg क्या होता है, मैग्नीशियम, और O क्या होता है, ऑक्सीजन। ये दोनों रिएक्टेंट्स थे जो हमने ऊपर इक्वेशन देखी उसमें, और MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या था, प्रोडक्ट। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। एक एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है, ये एक्टिविटी है फर्स्ट पेज पे ही है आई थिंक चैप्टर के। तो इस एक्टिविटी में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस एक्टिविटी से, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे स्टार कर लीजिए और अपनी नोटबुक में भी इसे लिख लीजिए। मैग्नीशियम रिबन को हम रब करेंगे सैंड पेपर से। ये आपको दिख रहा है, ये है सैंड पेपर, इससे हम रब करेंगे रिएक्शन करवाने से पहले। क्यों होता है ऐसा, हम ऐसा करते हैं ताकि मैग्नीशियम के ऊपर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो हट सके और रिएक्शन अच्छे से हो सके। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, बेसिकली मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में होगा तो उस पर ऑक्सीजन की एक लेयर जम जाती है तो वो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जिससे बर्निंग में जो है दिक्कत आती है। इसी वजह से ये पूरा प्रोसेस जो है वो रबिंग का किया जाता है सैंड पेपर से, इसी वजह से रब किया जाता है। ये कुछ आयंस हैं और उनके सिंबल्स हैं, आई होप ये आपको लर्न होंगे। कॉपर Cu, सिल्वर Ag, पोटेशियम K, सोडियम Na, आई होप ये भी आपको याद होंगे। और ये नॉन मेटालिक एलिमेंट्स है जैसे हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, इनके भी सिंबल्स आपको याद होंगे।
और याद नहीं है तो अभी याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कॉमन केमिकल कंपाउंड्स है जो कि आपके चैप्टर में मेंशन्ड है ये। नाउ नेक्स्ट इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। It has an unequal number of atoms of one or more elements in the reactant and product side। यानी कि reactant side कौन सी होती है? जिस तरफ रिएक्शन होते हैं, जब दोनों साइड जो है इक्वल एटम्स ना हो तो उसको हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अच्छे से स्पेसिफाई कर देती हूँ। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2, ठीक है। और ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। रिएक्टेंट साइड पे इधर इसके भी 2 हैं और इसके भी 2 हैं। अब प्रोडक्ट साइड की बात करते हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने हैं? सिर्फ 1। यानी कि जितने एटम्स इधर हैं रिएक्टेंट साइड पे है उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड पे नहीं है। तो हम बोलेंगे कि ये इक्वेशन जो है वो अनबैलेंस्ड है। क्यों अनबैलेंस्ड है? क्योंकि इसके दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे इक्वल नंबर ऑफ एटम्स नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से इस इक्वेशन को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम बोलेंगे। अनबैलेंस्ड इक्वेशन हैज अनइक्वल मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। अनबैलेंस्ड इक्वेशन में क्या होता है? अनइक्वल मास होता है एलिमेंट्स का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे जो एलिमेंट्स है उनका मास इक्वल नहीं होता जब हम उस इक्वेशन को अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। बट अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके अकॉर्डिंग जो है मास जो है कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता और कभी भी डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकता केमिकल रिएक्शन के दौरान। इसी वजह से दोनों साइड जो है एलिमेंट्स का मास इक्वल होना चाहिए। अब एक लॉ होता है, मैंने आपको अभी अभी समझाया, कंजर्वेशन ऑफ मास। उस लॉ में क्या होता है कि भाई जब केमिकल रिएक्शन हम करेंगे ना तो कोई मास एक्स्ट्रा उसमें एडअप हो सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, और ना ही वो मास कम हो सकता है। यानी कि जितना मास पहले था उतना ही रहना चाहिए केमिकल रिएक्शन के बाद भी। तो यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर कम कैसे है? ये क्वेश्चन अराइज होता है ना। तो इसी वजह से हमें इन इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। और द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। और जब हम इक्वेशन की दोनों साइड पे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे इक्वल नंबर ऑफ एटम्स करते हैं, मतलब दोनों को इक्वल कर देते हैं, दोनों साइड पे एटम्स को, तो उस प्रोसेस को, इक्वल करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग, ठीक है। जब हम बैलेंस करते हैं या फिर जब हम दोनों साइड एटम्स को इक्वल करते हैं तो उसे बोलते हैं बैलेंसिंग। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर बैलेंस्ड बट ऑक्सीजन एटम्स आर नॉट बैलेंस्ड। देखो दोनों साइड हाइड्रोजन एटम्स बराबर हैं, इधर जितने हाइड्रोजन एटम्स है वो इधर वाले हाइड्रोजन एटम्स के बराबर है। यानी कि हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस हो चुका है, पहले से ही बैलेंस्ड है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर सिर्फ 1 है, यानी कि ऑक्सीजन अभी तक बैलेंस नहीं है। तो हम अभी सिर्फ बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे? देखो यहाँ पर था हाइड्रोजन के 2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 बैलेंस्ड है। यहाँ पर हम लगा देंगे 2H2O। यहाँ पर क्या होगा फिर? यहाँ पर 2 ये आ जाएंगे हाइड्रोजन के। अब 2 2 जा कितना होता है? देखो 2 2 जा कितना होता है? बेसिकली 2 2 जा होता है 4, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो अब 2 ही हो गए, लेकिन हाइड्रोजन तो अब 4 हो गए, हाइड्रोजन बढ़ गए। तो अभी भी हम नहीं कह सकते ये इक्वेशन बैलेंस है। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन हमने हाइड्रोजन को अनबैलेंस कर दिया। ये क्या बात हुई भाई? अभी भी इक्वेशन तो पूरी बैलेंस नहीं है। अब हम क्या करेंगे? इधर भी हाइड्रोजन बढ़ा देंगे, इधर भी हाइड्रोजन बढ़ा देंगे तो क्या होगा? इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। क्योंकि हम यहाँ से 2 हटा के यहाँ तो लगा नहीं सकते हैं ना, यहाँ हम ऐसे लगा सकते हैं, हम सिर्फ यहाँ लगा पा रहे हैं। इसी वजह से हम ये हटाएंगे तो भाई वही गड़बड़ी हो जाएगी, है ना। तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे ताकि यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 हो जाए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, पूरी इक्वेशन बराबर हो जाएगी, ठीक है। एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ क्या थी इक्वेशन। बेसिकली देखो
H2 प्लस O2 क्या था, H2O, ये था ना। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, बराबर है। यहाँ पर हम 2 लगा देंगे तो 2 2 ज़ा कितना होगा 4, हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए ना हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ तो अभी भी 2 है, यहाँ पर 2 लगा देंगे तो क्या होगा 2 2 ज़ा 4, इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन, तो भाई ये जो 2 है ना ये इसके आगे है, सबसे आगे ना, तो मतलब ये ऑक्सीजन के भी आगे है, तो ऑक्सीजन के लिए भी ये 2 माना जाएगा, यानी कि 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब ये है Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2, इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, चलो एक बार बैलेंस करके देख लेते हैं। देखो इधर Fe आयरन कितने हैं इधर, पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये है रिएक्टेंट साइड और ये है प्रोडक्ट साइड। इधर कितने हैं आयरन, Fe कितना है 1, और इधर वाली साइड प्रोडक्ट वाली साइड कितने हैं 3। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन इधर है 1 एंड इस साइड है 4। इधर हाइड्रोजन H कितने हैं 2, इधर कितने हैं, इधर भी है 2। अब क्या बैलेंस करना है हमें, इधर 3 है Fe आयरन, तो सिंपल क्या करेंगे यहाँ पे 3 लगा देंगे, हो गया 3 इंटू 3 इज इक्वल टू, बैलेंस हो गया है ना। अब ऑक्सीजन बढ़ाना है भाई, ऑक्सीजन कैसे बढ़ सकता है, इधर 4 है तो यहाँ पर हम कर देंगे 4, 4 कर दिया, यहाँ पर हो गया 4, ये दोनों चीज़ें बैलेंस, ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा, क्यों, यहाँ पे 4 2 ज़ा यहाँ पर 8 हो गए, 8 हो गए, यहाँ पर तो भाई हाइड्रोजन उतने ही है ना, तो यहाँ पे हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे भी 8 हो जाए, तो यहाँ पर हम 4 लगा देंगे, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पर भी 8 हो जाएगा। आई होप समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। CH4 प्लस ऑक्सीजन, अब ये वाली कैसे बैलेंस करेंगे, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं, C का, हाइड्रोजन का और H का, ये 3 अलग अलग बनेंगे ना, अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग कॉलम्स बनते हैं बेसिकली। सबसे पहले इधर हम लिखेंगे रिएक्टेंट साइड और इधर प्रोडक्ट साइड। C कितने हैं रिएक्टेंट साइड पे 1, प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, इधर भी 1। H की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन इधर है 4 एंड प्रोडक्ट साइड पे है 2। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे है 2 और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, 2 ये है और एक ये रहा 3। क्या बराबर करना है, सबसे पहले हाइड्रोजन को इक्वल करना है, इधर है 4 एंड इधर है 2, तो 2 यहाँ पे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ये दोनों बराबर हो गए। अब इधर क्या हो गया, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गया, मतलब 2 तो ये थे 2, अब यहाँ पर एक बढ़ गया ना, हमने 2 यहाँ पे लगा दिया, एक तो ये पहले से था, 2 1 ज़ा 2, यानी कि यहाँ पर कितने हो गए, इधर 4 हो गए। अब यहाँ पर हमें एक बढ़ाना पड़ेगा ना, कैसे बढ़ाएंगे, अब यहाँ पर हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो ये 1 इक्वल हो गया, ये 4 इक्वल हो गया और ये 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ये भी इक्वल हो गया। आई थिंक 2 एग्जाम्पल कर चुके हैं, अब आपको समझ आ गया होगा। बैलेंसिंग में अभी भी कोई डाउट है ना, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। बैलेंसिंग का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पक्का आएगा, मैं अभी बता रही हूँ, तो बैलेंसिंग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, बेसिकली द नेम ऑफ वेरियस रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट, क्या क्या रिएक्ट हो रहा है और क्या क्या प्रोडक्ट है, उन दोनों के बारे में लिखा होता है कि रिएक्टेंट्स क्या क्या उनके नेम लिखे होते हैं और प्रोडक्ट के नेम लिखे होते हैं केमिकल इक्वेशन में। सेकेंड थिंग, द फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट, फॉर्मूला लिखा होता है, यानी कि Mg+O हमने देखा था, हमारी केमिकल इक्वेशन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, Mg+O क्या आ गया MgO, ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, ये लिखा होता है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। द रिलेटिव अमाउंट इन MOL ऑफ द रिएक्टेंट्स, कितना मैग्नीशियम लिया और कितना ऑक्सीजन लिया है उसका अमाउंट भी लिखा होता है। फिजिकल स्टेट, कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, गैशियस है तो हम G लिख देंगे,
सॉलिड है तो S, लिक्विड है तो L, ठीक है। स्टेट भी लिखा होता है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। हीट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है तो वहाँ पे हीट भी मेंशन होती है। ऊपर हमने एक एग्जांपल देखा था जिसमें हीट इवॉल्व हो रही थी, तो उसमें देखा होगा ना आपने, लास्ट में लिखा हुआ था हीट, यानी कि यहाँ पर हीट इवॉल्व हो रही है, तो ये भी लिखा होता है अगर हो रही होगी तो। द स्पेसिफिक कंडीशन नेसेसरी फॉर द रिएक्शन, और किस कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है, हीट प्रोवाइड की है या फिर जो चीज़ उसे प्रोवाइड की है, वो कंडीशन भी मेंशन्ड होती है केमिकल इक्वेशन में। तो ये 6 चीज़ें जो हैं ये मेंशन्ड होती है केमिकल इक्वेशन में। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, decomposition reaction, displacement, double displacement, redox, oxidation, reduction, exothermic, एंडोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन। मेन जो है आपकी बुक में, पहले हम वो देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सा होता है? रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होंगे एक नया सब्सटेंस बनाने के लिए, तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ए और बी, ये दोनों कंबाइन हुए एक नया सब्सटेंस बनाया ए बी, ठीक है। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन दोनों में रिएक्शन हुआ, ये दोनों चीज़ें कंबाइन हुई और बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन होती है और एक नया सब्सटेंस बनता है उनके कॉम्बिनेशन से, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल आप दे सकते हो, पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल्स हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, इक्वेशंस दे रखी है बेसिकली ये, ठीक है। देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो S यानी कि सॉलिड, G मतलब गैस, तो ये सब कुछ मेंशन्ड होता है इक्वेशन में। हमने पढ़ा था ना, इंफॉर्मेशन मेंशन्ड इन द केमिकल इक्वेशन। AQ मतलब एक्वस, ठीक है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी, बर्निंग ऑफ कोल। ये एक रिएक्शन है जब कोल बर्न होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन और वाटर फॉर्म होगा, बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये बर्निंग ऑफ कोल का केमिकल रिएक्शन है, ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर का केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बर्निंग ऑफ कोल या फिर फॉर्मेशन ऑफ वाटर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा पानी के साथ और स्लेग लाइम बनाएगा, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही आएगा, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, स्लेक्ड लाइम को यूज़ किया जाता है वॉल्स को वाइट वॉश करने के लिए, ठीक है। स्लेक्ड लाइम जब हम दीवार पे अप्लाई करते हैं तो वो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, उसके साथ रिएक्ट करेगा, एयर में रिएक्ट होगा वो, और उससे शाइनी थिक लेयर बन जाएगी CaCO3 की। देखो हम यूज़ करते हैं स्लेक्ड लाइम को दीवार पे वाइट वॉश करने के लिए, और जब हम उस दीवार को एयर के साथ कांटेक्ट में छोड़ेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने से उसको एक शाइनी थिक लेयर मिल जाएगी, यानी कि CaCO3 की एक लेयर बन जाएगी, जिससे वो दीवार बहुत चमकदार दिखेगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस के रिगार्डिंग भी कोई आपसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में। तो ये वही दिखा रखा है वाइट वॉश के लिए वो मटेरियल जो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सा होता है? जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो टूट जाता है प्रोडक्ट में, ठीक है। एक सिंगल रिएक्टेंट था जो टूट के ज़्यादा प्रोडक्ट में बिखर जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये सिंगल रिएक्टेंट था और ये 2 चीज़ों में, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो गया। ये एक चीज़ थी, ये 3 चीज़ों में ब्रेक हो गई, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कौन सा रिएक्शन? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 टाइप्स का होता है, थर्मल, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। 3 तरह के होते हैं। थर्मल डीकम्पोजिशन कौन सा होता है? रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन
हीटिंग से होता है, यानी कि जब एक चीज़ ज़्यादा चीज़ों में जब ब्रेक डाउन होती है, जब उसे हीट प्रोवाइड की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे हीट लिखा हुआ है यानी कि इसे हीट प्रोवाइड की जा रही है। तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, लाइमस्टोन को जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट कैरी आउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब एक रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन होता है सनलाइट के वजह से या फिर एनर्जी की वजह से, तो उसे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे सनलाइट मेंशन है, यानी कि ये ब्रेक डाउन किसकी मदद से हो रहा है, सनलाइट की मदद से। तो दैट इज वाई इसे हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जब इलेक्ट्रिक करंट की मदद से डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है या फिर ब्रेक डाउन होता है सिंगल रिएक्टेंट इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट, तो उसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल है 2H2O। जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करवाएंगे तो हमें क्या देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हुआ है, तो जो हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड एट कैथोड, एंड वो कैथोड पॉइंट पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी और ऑक्सीजन जो है वो एनोड पॉइंट पे होगी और 2:1 के वॉल्यूम में होगी, यानी कि 2 ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन रिलीज होगी और थोड़े से कम अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज होगी। इसका ये मतलब है सिंपली। ये इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रोलाइटिक का क्या मतलब है, जब इलेक्ट्रिक करंट की मदद से डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। एग्जाम्पल आप दे देंगे, सिंपल। तो देखो ये वही दिखा रखा है कि एनोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन, और कैथोड पे कौन सी हो रही है, हाइड्रोजन। ये हो रही है यहाँ से ऑक्सीजन एनोड पे और हाइड्रोजन हो रही है कैथोड पे। इस टेस्ट ट्यूब में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बबल्स आ रहे हैं। बबल्स का मतलब क्या है, गैस इवॉल्व हो रही है। सो नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में, और देखते हैं सबसे पहले कौन इस क्वेश्चन का आंसर देता है, और उसका नेम मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शो करूंगी। तो क्वेश्चन इज वाई फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 एसिड आर एडेड टू वाटर बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले पानी में H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स क्यों डाली जाती हैं। सो इट्स प्रैक्टिस टाइम फॉर यू गाइज। तो डेफिनेटली आंसर में दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर Fe था यानी कि आयरन था, CuSO4 था, तो इससे क्या हुआ, Fe यानी कि जो आयरन था वो ज़्यादा रिएक्टिव था, तो उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को हटा के उसकी जगह ले ली। यहाँ पे CuSO4 था, अब यहाँ पे FeSO4, यानी कि आयरन ने लेस रिएक्टिव, कॉपर कम रिएक्टिव था, तो लेस रिएक्टिव मेटल को जो है या फिर लेस रिएक्टिव एलिमेंट को जो है वो डिस्प्लेस कर दिया। तो जिस रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसे क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इज योर रिएक्टिविटी सीरीज। तो बेसिकली जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव और जो सबसे नीचे वो लेस रिएक्टिव। तो जैसे जैसे ये नीचे चले जाते जाएंगे हम, तो रिएक्टिविटी जो है वो कम होती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट होता है, पोटेशियम, और लीस्ट रिएक्टिव होता है गोल्ड। यू शुड लर्न दिस रिएक्टिविटी सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ना, ये चैप्टर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो इन्हें ज़रूर याद कर लेना। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव। ये हमने देख लिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। ये एग्जाम्पल्स है, ये आप देख सकते हैं, लर्न देम। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है दो चीज़ें डिस्प्लेस होने वाली हैं। इस रिएक्शन में टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस। इसमें दो कंपाउंड्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं आयंस को एक्सचेंज करके और दो नए कंपाउंड्स बनाते हैं। दो कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे, आयंस को बदलेंगे, एक दूसरे के आयंस को चेंज करेंगे और
दो नए कंपाउंड्स को फॉर्म करेंगे। तो ये इस रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेशन होता है, यानी कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो पीपीटी का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट। तो देखो यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, यहाँ पे भी वाइट, और यहाँ पर येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो देखो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं ध्यान से Na2SO4 और BaCl ये दो चीज़ रिएक्ट कर रही थी। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट साइड पे देख लेते हैं, यानी कि प्रोडक्ट साइड पे Na2SO4 था और यहाँ पे होगा BaSO4, यानी कि ये चीज़ यहाँ पर डिस्प्लेस हो गई और ये चीज़ थी वो यहाँ पर आ गई। इन दो चीज़ों की जगह जो है वो चेंज हो गई, यानी कि दो एलिमेंट्स जो हैं इनके आयंस एक्सचेंज होकर इन दोनों में रिएक्शन हुआ है और एक नया प्रोडक्ट बना है, यानी कि दो नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम क्वेश्चन फॉर यू गाइस। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का आंसर जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, कौन सी तरह का रिएक्शन हुआ है। एंड सेकंड इज मोस्ट इजी क्योंकि इसमें एक हिंट भी मेंशन्ड है, इलेक्ट्रिसिटी लिखा है, यू कैन आंसर मी। सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। In the electrolysis of the water, hydrogen gas is collected at the cathode, at the anode, at the bottom of the solution. तो इसका आंसर मैं दे देती हूँ at the cathode. Next is exothermic and endothermic reactions. तो the reaction in which heat is released along with the formation of product. यानी कि जिस रिएक्शन में हीट भी रिलीज होती है और प्रोडक्ट भी बनता है, मतलब प्रोडक्ट भी बन रहा है और साथ ही साथ हीट भी रिलीज होती है, तो उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। जिस भी रिएक्शन में आपको हीट रिलीज होते दिख जाए, वी कैन से दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल दे रखा है कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन ऑफ मीथेन। जब हम मीथेन को जलाते हैं, कंबशन होता है मीथेन का, तो उस टाइम पे हीट रिलीज होती है और लाइट भी रिलीज होती है, ठीक है। तो हीट रिलीज हुई है तो वी कैन से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो बेसिकली वही चीज़ है। इसमें रेस्पिरेशन एक टॉपिक और एग्जाम्पल दिया गया है। रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। तो आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, जब हम डाइजेशन करते हैं तो फूड जो है वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है और ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है सेल में और वो हमें एनर्जी देता है रिएक्शन के लिए। तो ये क्या है? रेस्पिरेशन। और इसमें क्या होता है? एनर्जी रिलीज हुई है तो वी कैन से ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हीट या एनर्जी रिलीज होगी तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ये वही चीज़ है, बस एग्जाम्पल्स के साथ डेफिनेशन रिपीट करी गई है। जब वेजिटेबल को डिकम्पोज करेंगे कंपोस्ट में, ठीक है, तो उसको भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही बोलेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिस रिएक्शन में एनर्जी यूज होती है। एक्सोथर्मिक जिसमें रिलीज होती है, एंडोथर्मिक जिसमें यूज होती है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, उसको एंडोथर्मिक बोल देंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी जो है वो चाहिए होती है फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। जिस भी रिएक्शन में एनर्जी चाहिए एंडोथर्मिक, जिसमें रिलीज हो रही है एक्सोथर्मिक। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ठीक है, ये आप याद, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के रिएक्शन के एग्जाम्पल्स भी आप याद कर सकते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सा होता है? जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ठीक है। द रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फॉर्म। इनसॉल्युबल कौन से होते हैं? जो घुल नहीं सकते पानी में, उन्हें इनसॉल्युबल बोलेंगे। तो सॉलिड सब्सटेंसेस जब फॉर्म होते हैं उसे प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है, उस सॉलिड सब्सटेंस को, और उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल है NaCl + AgNO3, ठीक है, ये एग्जाम्पल था। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये कुछ आपके काम का नहीं, आपकी बुक में भी मेंशन नहीं है, सो लीव इट। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब ऑक्सीजन ऐड होता है या फिर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो या जिस सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो उसे हम ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको ये इक्वेशन दिख रही होगी। इस इक्वेशन में क्या हो रहा है?
इधर जो है ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, यानी कि एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, Cu। CuO में ही तो ऐड हो रहा है ना ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट है, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन कौन सा होता है, जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो। तो इसमें उल्टा केस है, इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, बेसिकली उसे रिडक्टेंट भी बोलेंगे, जिस सब्सटेंस से हाइड्रोजन जो है ऐड हो रहा हो या फिर जिस सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट बोलेंगे। नाउ इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। अब ऑक्सीडेशन की वजह से हमारी ज़िंदगी पे क्या क्या असर पड़ता है या फिर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड, इससे रैंसिडिटी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और इससे कैसे बचा जाता है। कोरोजन होता है और इससे कैसे बचा जाता है वो हम देखने वाले हैं। फर्स्ट इज रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होती है, जो हमारा खाना होता है जिसमें फैट होता है, ऑयल होता है, जब हम उसे बाहर छोड़ेंगे तो उसमें रेंसिडिटी हो जाती है, यानी कि उसमें से स्मेल आने लग जाती है, टेस्ट चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल बिस्किट्स को आपने बाहर छोड़ दिया तो वो रेंसिड हो जाएंगे, उसमें से स्मेल आएगी, बहुत गंदा सा टेस्ट आएगा, तो इसे ही रेंसिडिटी बोलते हैं। रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन की वजह से होती है, यानी कि जब ऑक्सीजन जो है वो फूड के साथ रिएक्ट करता है तो उससे रेंसिडिटी होती है। इससे कैसे बचा जाता है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन वी हैव टू यूज सम एंटीऑक्सीडेंट्स। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स का जब हम यूज़ करेंगे, जैसे सोडियम बेंजोएट, जैसे ये चिप्स वगैरह के पैकेट है, इनके अंदर ये एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं ताकि हमारा फूड ख़राब ना हो और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए और ख़राब ना हो। नेक्स्ट इज कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, जंग लग जाना। द डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर। जब हवा की वजह से, मॉइस्चर की वजह से जो मेटल्स हैं उसके ऊपर जंग लग जाता है तो उसे हम कोरोजन कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन पे जंग लग जाता है तो वो भी कोरोजन का ही एग्जाम्पल है। अब रस्टिंग से कैसे बचा जा सकता है, जब हम उस चीज़ को पेंट कर दें। फॉर एग्जाम्पल कोई आयरन की कोई चेयर है, वी कैन से, उसको हम पेंट कर देंगे या फिर उसके ऊपर ऑयलिंग या ग्रीसिंग, उसके ऊपर ऑयल लगा के उसे ग्रीस कर देंगे। या फिर गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, बेसिकली जब हम जिंक मेटल की परत चढ़ा देते हैं आयरन की मेटल पे। आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हमने जिंक की एक परत चढ़ा दी तो उससे क्या होगा, कोरोजन नहीं होगा, जब वो, क्योंकि वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में ही नहीं आ पाएगा, उसके ऊपर तो एक लेयर चढ़ी हुई है, तो उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जब हम आयरन के ऑब्जेक्ट पे जिंक मेटल की परत चढ़ा देते हैं उसे कोरोजन से बचाने के लिए, तो उसे गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। Galvanization is just the decomposition of thin layer of zinc metal on iron object। सिर्फ पतली सी परत चढ़ा दी आयरन के ऑब्जेक्ट पे तो उसे हम गैल्वेनाइजेशन बोलेंगे। तो अदर मेटल्स जैसे कॉपर और सिल्वर के अंदर भी ऑक्सीडाइजेशन हो जाती है, तो बस ये वही एग्जाम्पल है। तो मेन एग्जाम्पल्स जो आप दे सकते हैं वो है क्या, कोरोजन और रेंसिडिटी। सो चैप्टर इज कंप्लीट। आई होप आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट है, मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, फ्रीली कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू गाइज। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो करना बनता ही है और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।